नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब परिवार वीएस द विजन पॉइंट में। आज हम लोग लगभग हमारा जो वर्णमाला का टॉपिक है ये लगभग समाप्ति के कगार पे है। तो इसलिए हम जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको सबको हम एक जगह पे रख के उसको समराइज करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो वर्णमाला है, अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52 है। 52 में से अगर हम लोग देखें कि ये वर्ण आखिर हैं कौन कौन से, तो इन्हीं वर्णों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि एक बात एक जगह पे चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसमें जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। इसके अलावा का, खा, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, रा, ला, व, सा, हा, छ, त्रंग, ज्ञ, स्रा, ड और ढ। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल इतने ही वर्ण होते हैं और इन सभी वर्णों को मिला देंगे तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 52 हो जाएगी। ठीक है, ये हमको समझना है। अब इधर देखते हैं, इसमें से आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो वर्ण अभी हमने उच्चारण किया, इन सभी वर्णों को हम लोग स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे इनकी आ से लेकर के औ तक की संख्या 11 है। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है भाई? 11 है। इसके अलावा अब इसमें जो अन और आह बचे हैं, जो अं और आह बचे हैं, ये लिखे तो स्वरों के साथ ही जाते हैं, बट ये स्वर नहीं है। ठीक है, स्वर नहीं है तो ये हैं क्या भाई? ये भी समझना है। ये स्वर नहीं है तो इसलिए इनको साथ में लिख तो गया है, लेकिन ये स्वर नहीं है। जैसे अंग की बात करें तो अंग को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का मतलब अगर हम लोग देखें तो ये जो अन की मात्रा है, अंग की मात्रा है, ये किसी भी वर्ण पे आके लग सकती है, इसीलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। अन का मतलब पीछे पीछे। ठीक है, तो ये सभी वर्ण के पीछे लग सकता है, इसलिए अन को अनुस्वार, जबकि आह को विसर्ग कहते हैं। और अन और आह को दोनों को मिला दें तो ये कहलाते हैं अयोगवाह वर्ण। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। तो स्वर देख लिए, इसका नाम अयोगवाह वर्ण के बारे में जान गए। बाकी अब आते हैं व्यंजन पे। तो जो व्यंजन है का, खा, गा, घा, अंगा, अगर इनकी बात करें तो व्यंजन में एक चीज़ देखना है, इसमें स्वर नहीं होते, तो इसलिए जो प्रत्येक वर्ण है ये हल के साथ में है। ठीक है, इसमें लगा नहीं है, लगा दीजिए। ये जो प्रत्येक वर्ण है ये हल के साथ में है। अच्छा, ये देखिए, तो अगर इनकी बात करें तो का से लेकर के माँ तक की, इसमें से आप देखिए का, खा, गा, घा, अंगा। अगर का से अंगा तक की बात करें तो ये पूरा एक वर्ग बन गया। इस वर्ग को कहते हैं का वर्ग। अब इसको वर्ग में क्यों बांटा गया भाई? क्योंकि हिंदी एक साइंटिफिक भाषा है, बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। आप कभी भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, उसके बाद फिर छा, जा, झा, या, इस प्रकार से नहीं देखेंगे। आप जब कहीं लिखा हुआ देखेंगे तो हमेशा का से अंगा तक एक रो में, इसके अलावा चा से यहाँ तक एक रो में। इसको इसलिए लिखा जाता है ऐसे क्योंकि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। क्या वैज्ञानिक कारण है भाई? इसके पीछे तर्क ये है कि जो का, खा, गा, घा और अंगा है, ये स्पेसिफिक एक वर्ग के हैं। वर्ग के क्यों हैं? क्योंकि इन का से अंग तक के वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी विशेष, यानी कि शरीर के किसी विशेष अंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये सारे जो पांचों वर्ण हैं ये शरीर के विशेष, किसी एक विशेष जो है स्थान से बोले जाते हैं। इसलिए इसको पांचों को मिला के एक वर्ग बना दिया गया और इस पांचों का नाम इसी पहले वाले वर्ण के नाम पे रख दिया गया। जैसे पांचों में पहला क्या है भाई? का है, इसलिए इसको बोल दिया गया का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से चा से यहाँ तक की बात करें तो ये भी शरीर के किसी विशेष अंग से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसका भी नामकरण इसी पहले वर्ण के आधार पर चा वर्ग बोल दिया गया। ऐसे ही टा से अणा तक की बात करें तो इसका भी उच्चारण शरीर के किसी विशेष अंग से किया जाता है, पांचों वर्णों का उच्चारण, इसलिए ये भी अपने आप में एक वर्ग है, यानी कि टा वर्ग।
इसी प्रकार से ता से ना का उच्चारण किसी विशेष स्थान से किया जाता है तो ये एक ही वर्ग के हैं और इसका नाम रख दिया गया ता के आधार पर, इसलिए ता वर्ग। इसी प्रकार से पा से माँ तक की बात करें तो इसको बोल दिया गया पा वर्ग। ठीक है, अब सवाल ये है कि का से अंगा तक का जो उच्चारण होता है ये कहाँ से होता है, तो आप बोलेंगे कंठ से। कंठ का मतलब अगर हम देखें तो कंठ का मतलब क्या होता है भाई, जब आप अपने गले में देखेंगे तो जैसे ही आपकी दाढ़ी के नीचे जो आपका उठा हुआ थोड़ा सा हिस्सा होता है ना गले में, वही होता है कंठ। अगर का उच्चारण करें का, तो आप इसी स्थान पे पकड़ के आप देखें तो बोलेंगे का, खा, ग, घ, अंगा। यानी कि इन पांचों का उच्चारण आपका गर्दन में जो थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, यानी कि जिसको कंठ बोलते हैं, इसका उच्चारण यहीं से होता है, इसलिए का वर्ग को बोलते हैं कंठ। का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है भाई, कंठ से होता है। अच्छा, चा वर्ग की बात करें तो चा से यहाँ तक के वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है भाई, तालु। अब सवाल ये है, बहुत सारे लोग रट तो लिए हैं लेकिन तालु के बारे में जानते नहीं कि तालु कहते किसे हैं। आप समझिए, आपकी ये जो जिह्वा है, जिह्वा यानी कि ये जो जीभ है, जीभ के ऊपर का ये जो ऊपर का भाग है, यानी कि जिसको आप छत एक तरीके से बोल लें, तो जीभ के ऊपर का जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं तालु। ठीक है, आपके मुख के अंदर जो जीभ है, जीभ के ऊपर का भाग यानी कि जीभ के ऊपर की जो छत है उसी को बोलते हैं तालु। ये जीभ है एक तरीके से, ऊपर की छत तालु है। अच्छा, पूरे को तालु ही बोला जाता है। ठीक है, तो पूरे को क्या बोला जाता है भाई, पूरे को तालु ही बोला जाता है, यानी जीभ के ऊपर का जो पूरा भाग है वो तालु ही है। अच्छा, अब आप बोलिए का, बोलिए का उच्चारण कण से हो रहा है, तालु से हो रहा है? नहीं, एकदम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो का उच्चारण कण से हो रहा है, लेकिन यहीं पे चा बोल के देखिए, चा। अगर चा बोलेंगे तो देखिए जीभ ऊपर जाके छत से टकरा रही है, इसका मतलब हमने आपको बताया कि जीभ के ऊपर का जो छत है वही तालु है। तो चा, छा, जा, झा, या, अगर इनमें से किसी भी वर्ण को आप बोलें, चा से यहाँ तक के किसी भी वर्ण का उच्चारण करें तो जिह्वा के ऊपर की छत से जाके टकरा रही जिसको बोलते हैं ताल। इसीलिए चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है भाई, तालु से, या उसी को ताला भी बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला टा से अणा तक की बात करें तो टा से अणा तक का जो टा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है भाई, मूर्धा। अब सवाल ये है कि मूर्धा किसे कहते हैं। देखिए, ये जो तालु है ना, जीभ के ऊपर का ऊपर की पूरी जो छत है वो तालु है, लेकिन इस छत के बीचों बीच का जो हिस्सा है वही कहलाता है आपका मूर्धा। ठीक है, तो आप बोलिए चा, बोलिए चा में देखिए जीभ ऊपरी छत से टकरा रही, लेकिन टा, अगर टा बोलेंगे तो तालु के बीचों बीच टकरा रही है। और हमने आपको अभी बताया कि तालु के बीचों बीच वाला जो हिस्सा है वही क्या है भाई, मूर्धा है। ठीक है, तो टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा। जबकि ता वर्ग की बात करें, ता, था, दा, धा, ना, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। आप बोल के देख लीजिए, ता, था, दा। अगर ता, था, दा इन सभी वर्णों को उच्चारण करेंगे तो आपकी जिह्वा किससे जाके टकरा देगी, देखिए बोल के देखिए, ता, दांत से टकरा रही है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भाई, दंत। अच्छा, ऐसे पा वर्ग की बात कर ले तो पा, फा, बा, भा, मा, ये जो 5 वर्ण हैं इसको हम मिला के बोलते हैं पा वर्ग। अब पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ठीक है, अगर ओष्ठ की बात करें तो आप देखिए पा को बोलेंगे, पा का उच्चारण करिए पा, तो आप देखिए पा को बोलने के लिए हमको होंठ की सहायता लेनी पड़ती, इसलिए पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भाई, ओष्ठ है। ठीक है, ना भी याद रहे आप बोल के देख लीजिए, क्योंकि हिंदी इतनी साइंटिफिक भाषा है, लोगों ने इसको एकदम हवा बना के रखा है। चीज़ें बहुत आसान हैं, आपको आज से लेके जीवन भर ये हिंदी की ज़रूरत लगेगी। इसलिए मेरे भाई हिंदी को ढंग से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे जीवन भर के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, हर चीज़ में आपकी मदद करेगी। ठीक है, इसके अलावा और नीचे आते हैं, माँ के बाद यहाँ तक आए, या, रा, ला, वा। ये जो या, रा, ला, वा है इसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आखिर ये का से लेकर के नीचे के जो है वो व्यंजन ही तो है ना भाई, इसीलिए या, रा, ला, वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो व्यंजन है इनको कई वर्गों में बांटा गया
अब माँ के बाद ये जो वर्ग है ये समाप्त हो जाता है, तो यानी कि पा वर्ग के अंत में यादा लावा आते हैं, इसीलिए अंत में आने की वजह से इसको क्या बोला जाता है भाई, अंतस्थ। अच्छा, तो यादा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इतनी बात समझ में। इसके अलावा सा हा, ये जो सा हा है इसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सा का उच्चारण करें, सा का, अगर का और सा दोनों वर्ण बोलें, बोलने के बाद मुख के आगे अपना हाथ लगाएं, तो इसमें आप ये पाएंगे कि का उच्चारण करेंगे का, तो कोई गर्मी नहीं निकल रही है, आपके मुंह से कोई वायु नहीं निकल रही है। लेकिन वहीं पे सा का उच्चारण करेंगे सा हा, ठीक है। अगर इसका उच्चारण करेंगे तो मुंह के सामने जो हाथ लगा के रखे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो मुंह से जो वायु निकल रही है वो आपके हाथ से टकरा रही है, इसका मतलब वो गर्म वायु निकलती है। इसका मतलब सा का उच्चारण करने के लिए हमारी जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए सा हा को ऊष्मेय संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं छा तदा ज्ञा स्रा। ये जो छा तदा ज्ञा स्रा है इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये छा तदा ज्ञा स्रा जो है ये किसी न किसी दो वर्णों के मेल से बना है, संयुक्त होकर के जुड़ करके बना है। जैसे छा की बात करें तो आधा का और सा से मिल के बना है, तदा की बात करें आधा ता और रा से, ज्ञा की बात करें आधा जा और या से, ठीक है। सदा की बात करें आधा सा और रा से मिलकर बना, इसलिए संयुक्त व्यंजन हो गया। अगला है ड और ढ, इसको उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, ड। अगर ड ढ ऐसे आप बोलेंगे तो आप देखें आपकी जीवा तेजी से ऊपर जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। इसको द्विगुण को क्यों बोलते हैं भाई? द्विगुण इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए ड और ढ, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे देखिए ड और ढ, तो ड और ढ इस प्रकार से भी लिखा जाता है, जबकि ड और ढ इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई बिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के नीचे बिंदी है, तो इसको इसके दो रूप हैं, इसलिए इसको दो गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि ये सारे जो का से लेकर के माँ तक के वर्ण हैं इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये हो गया। बाकी का से लेकर के हा तक के जो वर्ण हैं ये जो है मूल व्यंजन है, ठीक है, ये हो गया। इसलिए मैं बताया कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 31, 25 ये, 4 इधर और 4 इधर, तो आप देख लेंगे तो ये आपका 31 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और आपको हम समझा देते हैं, इसमें से यहाँ पे अंगा इया ड़ा ना मा, ये जो है प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर हैं, इसलिए इसको पंचमाक्षर का भी कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए कहीं ना कहीं नासिका यानी कि नाक का सहारा लिया जाता है, इसीलिए इसको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वर्णमाला को हम एक जगह पे समेटने का प्रयास किए, सारी चीज़ों को एक जगह पे हम लोग ला करके देख लिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम में कम समय है, तो हम लोग इसी को देख करके, इसी डायग्राम को देख करके हम चीज़ों को जल्दी से रिवीजन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे क्लास में देखें बहुत ही जल्दी, अभी हम लोग देखेंगे डिक्शनरी के अनुसार वर्णमाला का क्रम, तो ये थोड़ा बहुत जो 1-2 सेगमेंट बचा है इसको हम लोग देख के जल्दी से हम लोग संधि पे आते हैं, तो इसके लिए आप जो है तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।